नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 का वक्त है। दमदार 10 में आज बात होगी उन खबरों की जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर, तिहाड़ में बंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब से थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई की गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है। दूसरी खबर, राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे से जुड़ी हुई। राहुल गांधी के आज सांगली और नांदेड़ में कार्यक्रम है। तीसरी खबर हरियाणा के लिए है। बीजेपी की पहली लिस्ट में किसे जगह मिली, कौन हुआ आउट, किसकी सीट बदली गई। तो वहीं कांग्रेस की हरियाणा के लिए पहली लिस्ट में क्यों हो रही है आखिर देरी। हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस को लेकर बात बन पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे पर किन किन अहम समझौतों पर बनी बात। खबर कोलकाता से भी, जहां आज इंसाफ की मांग के लिए बड़ा कैंडल मार्च निकालने की तैयारी हो रही है। तो अयोध्या में एक और भव्य मंदिर का आज उद्घाटन होने जा रहा है। खबर बहराइच से भी, जहां आदमखोर का आतंक आखिर कब खत्म होगा, एक ही सवाल लोगों के मन में कौंध रहा है। तो वहीं 10वीं खबर, सितंबर में आसमानी आफत के कहर की तस्वीरें मैं रखूंगी आपके सामने। लेकिन दमदार 10 की शुरुआत उत्तर प्रदेश से आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस का अपराधियों के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शोरूम में डकैती के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आज सुबह हुए एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव मारा गया। एनकाउंटर में मंगेश यादव घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा, एक बाइक और लूटे हुए जेवरात भी बरामद किए हैं। मंगेश यादव बेहद ही खूंखार था। उस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज थे। 28 अगस्त को मंगेश यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के शोरूम में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। तस्वीरें कुछ हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर सुल्तानपुर में डकैतों के साथ पुलिस का ये एनकाउंटर, ये मुठभेड़ हुई है, उसके बाद की ये तस्वीर है। मंगेश यादव के पास से एक पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया गया है। ज्वेलरी शोरूम से लूटे गए तमाम गहने भी मिल चुके हैं। यूपी में उपचुनाव है तो अखिलेश यादव हर चीज में आजकल जाति खोज रहे हैं। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। अखिलेश यादव का आरोप यह है कि डकैती में शामिल बदमाशों का सत्ता पक्ष से गहरा संपर्क था, इसलिए एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क किया गया, उससे सरेंडर करवाया गया और कुछ लोगों के पैर में केवल दिखावटी गोली मारी गई, जबकि जाति देखकर मंगेश यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अखिलेश यादव ने लिखा कि समाधान नकली एनकाउंटर नहीं है, कानून व्यवस्था है। बीजेपी राज अपराधियों के लिए अमृत काल है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, अब अपराधी की भी जाति ढूंढ रहे हैं अखिलेश यादव, जबकि वो खुद कहते हैं कि अपराधी का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि वो यादव है इसलिए उनके तर्क बदल गए हैं। जी देखिए, यूपी में हर चीज़ को, जितनी सियासत है, बाकी चीज़ सब जाति से जोड़कर ही देखी जाती है। लेकिन अब अपराध हुआ है, लूट हुई है, डकैती इतनी बड़ी हुई है, उसमें जो अपराधी मारा गया है उस पर भी जाति को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। ये आप कह सकती हैं कि एक तरह की चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जो अगर अपराधी है तो वो चाहे किसी भी जाति का हो, उसमें जाति नहीं देखनी चाहिए, उसका अपराध देखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक अखिलेश यादव का सवाल है, उनका कहना है कि ये जो पूरा मामला है मीनाक्षी, जो डकैती हुई थी, इसमें जो डकैत आए थे जिन्होंने दिन दहाड़े ये करीब 1.5 करोड़ की लूट कर ली थी, उसका जो मुख्य आरोपी था वो विपिन सिंह था। और विपिन सिंह ने रायबरेली की कोर्ट में कोई गैंगस्टर का मामला था, उसमें जाकर इस डकैती के बाद सरेंडर कर दिया था। तो अखिलेश यादव का इशारा विपिन सिंह की तरफ है कि उससे तो सरेंडर करा दिया गया, उससे साठगांठ है। और जो जाति की बात कर रहे हैं कि मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया है, इसमें पुलिस ने 3 लोगों का हाफ एनकाउंटर भी किया था, यानी इनके पैर में कुछ गोली लगी थी। अब एक फरार है, तो अब सियासत इसमें तेज हो गई है। आपने देखा होगा मीनाक्षी की जिस दिन लूट हुई थी,
क्योंकि सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई थी। तो तभी से सियासत शुरू हो गई थी कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ऑपोजिशन इस तरह के आरोप लगा रहा था। अब यूपी एसटीएफ और पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को पकड़ा है, जिनका हाफ एनकाउंटर हुआ है। आज ये एक एनकाउंटर में मारा गया है। क्योंकि ये बात जाति की सियासत की है, इसलिए अपराध में भी सियासत जाति देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका पूरी जानकारी के लिए। अब बात हरियाणा के रण की करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और अब इसका साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लक्ष्मण नापा हरियाणा के रतिया सीट से विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में इस बार रतिया के पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को कैंडिडेट बनाया है, जिसकी वजह से लक्ष्मण दुग्गल का टिकट कट गया है। टिकट कटने से नाराज दुग्गल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की बात कही है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण नापा आज ही कांग्रेस का हाथ पकड़ सकते हैं। आपको जानकारी दे दे, लक्ष्मण नापा पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने टिकट आने के बाद इस्तीफा दिया है। इससे पहले हरियाणा बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर शिवरान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सुखविंदर शिवरान बवानी खेड़ा सीट के पूर्व विधायक रह चुके हैं। वे इस बार भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और इसी तरह हरियाणा हिसार के रहने वाले शमशेर गिल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। शमशेर गिल उकलाना सीट से टिकट के दावेदार थे, लेकिन इस बार पार्टी ने यहां से जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री अनूप धानक को टिकट दिया है। इससे नाराज होकर शमशेर गिल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कल ही हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी ने 90 में से 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब सिर्फ 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी रह गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 2 मंत्री और 9 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए गए। इनमें एक का नाम लक्ष्मण नापा भी है, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इसके अलावा जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनमें पलवल से दीपक मंगला और फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता का नाम भी शामिल है। पार्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट बदल दी है। सैनी को करनाल की जगह अब लाडवा से टिकट दिया गया है। नायब सिंह सैनी अभी करनाल सीट से विधायक हैं। पहले ही ये जानकारी आ रही थी कि उनकी सीट लाडवा हो सकती है और यही लिस्ट में भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने जिन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है उनमें नायब सिंह सैनी के अलावा मंत्री अनिल विज, जिन्हें अंबाला कैंट से टिकट दिया गया, इनके अलावा कैप्टन अभिमन्यु सिंह नारनौल सीट से टिकट दिया गया है, तो ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से उतारा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती सिंह राव को अटेली सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को उचाना सीट से उम्मीदवार बनाया गया, तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाली किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम सीट से टिकट मिला है। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य चौधरी को आदमपुर से कैंडिडेट बनाया गया। मंजू हुड्डा गढ़ी सापला किलौरी से चुनाव लड़ेंगी। हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट की खास बात यह है कि जिन 67 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है उनमें 25 नए चेहरे हैं और 8 मंत्रियों का टिकट भी इसमें शामिल है, जबकि कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला समेत 2 मंत्रियों को बेटिकट कर दिया गया। 9 विधायकों का भी टिकट काट दिया गया। खास बात यह है कि 67 सीटों में 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, यानी करीब 12% महिलाओं को टिकट दिया गया है। अगर बीजेपी की पहली लिस्ट के कास्ट इक्वेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा दांव ओबीसी उम्मीदवारों पर लगाया गया है। 67 में से 16 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के हैं, जबकि 13 जाट को भी मैदान में उतारा गया। उतने ही दलित यानी कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया, उन्हें टिकट दिया गया है। पार्टी ने इस बार 9 ब्राह्मणों पर भी दांव लगाया है, 8 पंजाबी शामिल हैं। बीजेपी ने 5 वैश्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जबकि 2 राजपूत और 1 सिख उम्मीदवार भी टिकट में शामिल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जो एक्सपेक्टेड लाइन थी उसी के ऊपर ये टिकट बंटवारा हुआ है पुनीत, और इनके अलावा जो बातें अभी हमने दर्शकों को बताई, किन बातों पर गौर करने की जरूरत है?
देखिए, ज़ाहिर तौर पर जैसे ही टिकटों का ऐलान होता है मीनाक्षी, तो पार्टी के अंदर इस्तीफों की झड़ी जो है वो लग जाती है। अभी जो ताज़ा जो खबर आ रही है वो ये है कि करण देव कंबोज जो है उन्होंने भी अपनी पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया है। ओबीसी मोर्चा सेल के वो अध्यक्ष भी थे और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और ज़ाहिर तौर पर इस तरह की नाराजगी हर बार इलेक्शन के दौरान जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने टिकटों का ऐलान किया कि उसके बाद इस्तीफों की जो थी वो झड़ी लग गई। अगर बात करें यहाँ पे तो हर एक कास्ट वर्ग को ख्याल रखा गया है और पार्टी का ये कहना था कि कल ही प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मोहनलाल बड़ा, उनसे मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि सर्वे करवाए गए और सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी का टिकट कट सकता है तो उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है और जाहिर तौर पर पार्टी की तरफ से जो मंशा है वो यही है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, बाकियों को टिकट जो है वो नहीं दिया जाएगा। और इसी के तहत जो है पार्टी ने टिकट का वितरण किया है और यही वजह थी कि टिकट जारी होने में, सूचना जारी होने में इतना समय लग रहा था, क्योंकि पार्टी जानती थी कि जैसे ही अनाउंसमेंट होगी उसके बाद इस तरह का माहौल जो है वो सामने आ सकता है। जी मीनाक्षी। जी, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी ने हरियाणा के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार अब भी बाकी है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की दो बैठक हो चुकी है और दोनों बैठक में 51 नामों पर मुहर भी लग चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पूरा पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के बीच लंबी बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं निकला। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस 2-3 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है और बात इसी मुद्दे पर फंसी हुई है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि 2 दिन में बात बन जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को सिंगल डिजिट में ही सीट मिलेगी। हमारी बात उनसे चल रही है। वी आर एक्सप्लोरिंग के जो है कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फ़ायदे की बात हो, वो फ़ायदे की, तो इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। मैं नंबर गेम में कोई जवाब नहीं दूंगा। ये चीज़ें जो हैं वो हमारी 1-to-1 बातचीत की है, मैं मीडिया में वो नहीं ले जाना चाहता, वो एक स्पेकुलेशन वाली बात बन जाती है। मगर मैंने जैसे पहले ही कहा कि जहाँ हमारी और इनकी दोनों की एक विन विन सिचुएशन बनती है वहाँ हम वो बात को ले जाएंगे। इट विल बी वेरी स्मॉल नंबर, सिंगल डिजिट। 90 सीटों पे लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे, 10 सीटों पे लड़ेंगे, कितने सीटों पे लड़ेंगे, प्रतीक्षा कीजिए और जो अंतिम निर्णय होगा वो आप लोगों को जानकारी देंगे। जो अभी तक सामने आया है वो बता दिया आप। अच्छा, क्या जरूरत महसूस हो रही है? आप लोग पहले कह रहे थे कि 90 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है, इसके बाद भी गठबंधन की जरूरत क्यों महसूस पड़ी? मैं कह रहा हूं अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा, तो इसलिए अभी उस पर कोई मेरी ओर से प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। प्रतीक्षा कीजिए और जो रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा। इस बीच दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हरियाणा में कांग्रेस से अलायंस को लेकर नया ट्विस्ट ला दिया है। हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही कांग्रेस से गठबंधन पर फैसला करेंगे। केजरीवाल अभी जेल में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले ही सिसोदिया ने भरोसा जताया कि अरविंद केजरीवाल 1-2 दिन में तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, फिर गठबंधन की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारी प्राथमिकता में है और 10 साल से हरियाणा की जनता आगे जा चुकी है। गठबंधन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितनी सीटों पे होगा, इस सब पे अब केजरीवाल जी 1-2 दिन में बाहर आने वाले हैं, वो निर्णय करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस क्यों हरियाणा में आम आदमी पार्टी से ये गठबंधन करना चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो कोई स्टेक हरियाणा में इतना है ही नहीं। वहां तक कांग्रेस का फिर भी बोलबाला है। इसके पीछे लोकसभा चुनाव के दरअसल आंकड़े हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले मैदान में उतरी थी और उसे 0.5% वोट मिला था। ये वोट शेयर था। लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया और इसके तहत कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा था।
उसे हार का सामना करना पड़ा था। हरियाणा की 10 में से 5 सीटें बीजेपी जीती और बाकी 5 पर कांग्रेस जीती, जबकि पिछली बार 10 सीटें बीजेपी के पास थी। बीजेपी को 46.11% वोट मिला, तो वहीं कांग्रेस को 43.67% वोट आया। आम आदमी पार्टी को 3.94% वोट आया। मतलब ये कि अगर दोनों को जोड़ दें तो गठबंधन के खाते में 47.61% वोट का आंकड़ा बैठा। और यही वजह है कि कांग्रेस थोड़ा सा भी वोट इधर उधर नहीं होने देना चाहती और इसलिए वो इस गठबंधन को लेकर हाथ आगे बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये लगभग साफ हो चुका है कि इस बार हरियाणा के दंगल में कांग्रेस के टिकट पर कई पहलवान उतरने वाले हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कल ही राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद दोनों पहलवान कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। लंबी मुलाकात चली। चर्चा यह है कि कांग्रेस ने विनेश फोगाट को चरखी दादरी, बाढ़दा और जुलाना में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। चरखी दादरी विनेश फोगाट का ही जिला है, जबकि विनेश फोगाट का गांव बलाली है। बाढ़दा विधानसभा में आता है, यहीं पर उनका परिवार रहता है। साथ ही जुलाना विधानसभा क्षेत्र में विनेश फोगाट की ससुराल है। बजरंग पूनिया को कांग्रेस ने बहादुरगढ़ या भिवानी से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दिया है। दोनों सीटों पर जाट वोटर्स का दबदबा है, लेकिन बजरंग पूनिया झज्जर के बादली या फिर सोनीपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब कांग्रेस की दिक्कत यह है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक बहुत ही मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस उनके टिकट काटकर बजरंग पूनिया को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती। इसलिए विनेश फोगाट के लिए आसानी ज्यादा है और बजरंग पूनिया के लिए मुश्किल ज्यादा है। दमदार 10 में आज की एक और बड़ी खबर की बात करूंगी। शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब से कुछ ही देर में सुबह 10:30 बजे केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया था। सीबीआई आज कोर्ट में अपना जवाब रखेगी। आपको जानकारी दे दें, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी केस में जमानत मिल चुकी है और अगर ऐसे में आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलनी है तो केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया, भास्कर मिश्रा और साथ ही गौनिका अरोड़ा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। गौनिका, कितने बजे से आज सुनवाई शुरू होगी? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, 10:30 बजे का वक्त है और क्योंकि मैटर नंबर 2 ही है, कोर्ट नंबर 4 में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जन भोयल की बेंच है और इस पूरे मामले पर सुनवाई जल्दी शुरू हो जाएगी। यानी कि लगभग माने तो 10:40, 10:45 तक सुनवाई शुरू हो जाएगी। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर पिछली बार भी सुनवाई हुई थी, 14 अगस्त को ये हियरिंग हुई थी और उसके बाद कोर्ट ने वक्त दे दिया था सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए और आज काउंटर एफिडेविट सीबीआई की तरफ से फाइल किया जाएगा। हालांकि वक्त मांगा जाएगा या फिर फाइल कर दिया जाएगा, इस पर देखना होगा, क्योंकि आज का दिन आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में जमानत मिल जाए, क्योंकि ईडी के मामले में पहले ही उनको रिलीफ मिल चुका है। और दूसरा मैटर यह है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट को चुनौती दी है। हालांकि उस मैटर में अरेस्ट तो वो काफी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गौनिका। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम डिटेल ले लेते हैं। अतुल, देखिए, ईडी के केस में जब अंतरिम जमानत मिल गई है तो आम आदमी पार्टी भी ये मानकर चल रही है कि सीबीआई के केस में भी जमानत मिल जाएगी। ऐसे में चैलेंज अब ईडी और सीबीआई के सामने ये है कि एक तो पब्लिक ओपिनियन उनके बारे में फिर से चेंज होगा और आम आदमी पार्टी के पास भी सुनहरा मौका होगा कि वो आरोप लगा सके इन जांच एजेंसियों पर। देखिए मीनाक्षी, अगर पिछली जमानतों का अगर हम देखें, जिस तरीके से के कविता को जमानत मिली, डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया को बेल मिली, चाहे विजय नायर को बेल मिली, इसमें कोर्ट ने सीबीआई या ईडी की इन्वेस्टिगेशन पे कोई कमेंट नहीं किया। जो भी कमेंट हुआ ये हुआ कि कितने समय से वो जेल के अंदर बंद है, आखिर कब तक उनको जेल के अंदर बंद रखा जाए। और सबसे अहम यहां पर यह कि जेल एक अपवाद है और बेल एक नियम है, ये तमाम आदेशों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसी को आधार बनाकर, क्योंकि अभिषेक
अभिषेक मनु सिंह भी आज भी इसी बात को आधार बनाएंगे कि इस मामले के अंदर के कविता को सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेल दे चुका है। और आपको याद होगा कि के कविता की गिरफ्तारी के बाद ही 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। 10 दिन की वो ईडी की कस्टडी में रहे थे और उसके बाद 1 अप्रैल को उनको तिहाड़ जेल भेजा गया था। और इसके बाद क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलेक्शन के दौरान, लोकसभा चुनावों के दौरान जो अंतरिम जमानत है वो अरविंद केजरीवाल को दी थी, लेकिन उसके बाद तिहाड़ जेल में जाकर सीबीआई उनसे पूछताछ करती है और उसके बाद कोर्ट में उनको प्रोडक्शन वारंट पे पेश किया जाता है, जहां पर सीबीआई अपने मामले के अंदर जो शराब घोटाला है उसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि राहत मिलनी तय है। भास्कर, मनीष सिसोदिया तो इतने श्योर है कि वो ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान हो जाएगा कि ये होना है या नहीं होना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं। मनीष सिसोदिया ही नहीं, पूरी पार्टी और बल्कि इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि इस केस में जैसे दूसरे आरोपियों को जमानत मिली है तो उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को भी अब जमानत मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे, ये उम्मीद है पार्टी के तमाम लीडरशिप को। और इस लिहाज से कई फैसले जो लिए जाने थे उसको टाला गया है और ये मान के चलिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा में जो गठबंधन होगा उसका आखिरी फैसला कल हो जाएगा। और कल की बात इसलिए की जा रही है कि ये मान रही है आम आदमी पार्टी कि आज देर शाम तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद वो फैसला ले लेंगे कि हरियाणा में गठबंधन करना है या नहीं करना है तो किस आधार पे करना है। हालांकि जो भी बातचीत चल रही है उनके संज्ञान में है, अरविंद केजरीवाल की अनुमति के बाद बातचीत चल रही है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि आज देर शाम तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे और पार्टी के लिए ये न सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली के चुनाव के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।